हाँ दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज की इस प्यारी सी क्लास में हम सभी लोग आपके लिए जो आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है जिसमें बोले तो न्यूमेरिकल। दोस्तों न्यूमेरिकल नाम सुनते हो आप लोग ना कांपने लगते हो। पेपर में आता है न्यूमेरिकल, आप लोग केवल न्यूमेरिकल पढ़ते हो और पढ़ने के बाद आप सोच लेते हो कि भाई ये हमसे ना हो पाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं कि आपके एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल नहीं आता। अब तो आप जब PYQ उठा के देख रहे हो तो आपको आइडिया मिल रहा होगा कि हाँ आपके एग्ज़ाम में 40 से 50% न्यूमेरिकल आते हैं दोस्तों। और न्यूमेरिकल अगर आप लगा लेते हो तो आप जो थ्योरी पढ़े हो वो थ्योरी और भी मजबूत हो जाती है। तो अगर आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ बना के रखना चाहते हो, आप चाहते हो कि हमारा जो 70 में 50 प्लस या 60 प्लस स्कोर आए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको हर चैप्टर के न्यूमेरिकल को लगा के रखना। तो दोस्तों आज की शानदार ज़बरदस्त क्लास में हम सभी लोग चैप्टर नंबर 1 जो आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो चैप्टर नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उस चैप्टर पे बहुत ही ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं और जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आपको जितने क्वेश्चन दोस्तों कराए जा रहे हैं उतना क्वेश्चंस तो आपको करना ही करना है। बाकी अगर आपको टाइम मिले तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करिए, अदरवाइज आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करेंगे तब भी काम चल जाएगा। मैं चैप्टर 1 का कम से कम आपको 10 से 12 क्वेश्चन दोस्तों सेलेक्ट किया हूँ और 10 से 12 क्वेश्चन आप करेंगे ना तो 10 से 12 क्वेश्चन करने के बाद जो और क्वेश्चन अगर बाई दफ़े दोस्तों जो हमने क्वेश्चन करा उसमें से नहीं आया है तो जो क्वेश्चन और आएगा उसको करने की आपके अंदर पावर रहेगी, आप उसको कर सकते हो, इतना मुझे भरोसा है। तो बड़े ईमानदारी के साथ, बड़े ही जुनून के साथ आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं हर एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से लगाना है। और क्वेश्चन दोस्तों बहुत प्यार से लगाएंगे, बड़े आराम से लगाएंगे, एकदम जीरो लेवल से लगाएंगे। लेकिन हाँ बस हम ये बताएंगे कि इसमें कौन सा फार्मूला कैसे पता चल रहा है, जो उसके कैलकुलेशन पार्ट है, कैलकुलेशन पार्ट आपको करना है क्योंकि पेपर में बैठना आपको है। अभी से मेरे साथ अगर कैलकुलेशन पार्ट आप मजबूत नहीं करेंगे तो यकीन मानिए कि आप पेपर जब बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे न्यूमेरिकल आ ही नहीं रहा है। तो मेरे साथ साथ आपको भी कैलकुलेशन पार्ट मजबूत करना है और क्वेश्चन को करके दिखाना है। तो बिना देर किए हुए लाते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सिलेक्ट किया हूँ उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। और क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि भुजा स्मॉल a वाले वर्ग के चारों कोनों ABCD में से प्रत्येक पर आवेश Q रखा गया है। बिंदु कैपिटल D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में 2018 में केवल आया हुआ है, इसमें दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। कूलाम लॉ पे या अध्यारोपण का सिद्धांत एक टॉपिक है, उस पर ये न्यूमेरिकल है। और ये न्यूमेरिकल दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत ही कम कैलकुलेशन है, बस थोड़ा सा स्टेप आपको केवल ध्यान देना है, ठीक ना। तो क्या कह रहा है, भुजा A वाले वर्ग, तो पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, वर्ग। दोस्तों ये जो मैं बना रहा हूँ फिगर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। ये हमने क्या बना दिया, वर्ग बना दिया। और इसकी भुजा क्या है, A, तो सब जगह पे A ऐसे से लगा दो। ये हमने क्या बना दिया, भुजा A वाले वर्ग के चारों कोनों ABCD, तो यहाँ पे A मान लो, यहाँ पे B मान लो और यहाँ पे C मान लो, यहाँ पे D मान लो। अपनी मन की मर्जी है, कहीं भी ABCD मानो। हमने यहाँ से ABCD मान लिया। बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। ये बिंदु D है, इस बिंदु पर लगने वाले आवेश, इस बिंदु पर लगने वाले बल का आपको क्या करना है, बल ज्ञात करना है, यानी बल का परिमाण ज्ञात करना है। दोस्तों इस पर कितना बल लगेगा वही आपको निकालना है, ठीक ना। अब दोस्तों जो आपने कभी अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है केवल सुन लो, आपको समझ में आ जाएगा अध्यारोपण का सिद्धांत क्या था। अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि यानी कोई एक आवेश है तो उस पर मतलब पूरे निकाय में कितने आवेश हैं, 4 आवेश हैं। मतलब यहाँ पे भी आवेश है, क्यों, मैं दूसरे वाले
से लिखो मार्कर से, तब आपको पता चलेगा है। ये देखो यहाँ भी चार्ज क्यों है, यहाँ भी चार्ज क्यों है, यहाँ भी चार्ज क्यों है और यहाँ भी चार्ज क्यों है, सब जगह चार्ज क्यों है। तो इस वाले क्यू पर कितना बल लगाएगा, कितना बल लगेगा, तो ये वाला भी इस पर लगाएगा बल, ये वाला इस पर भी फोर्स लगाएगा, ये वाला भी इस पर फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों इस वाले चार्ज पर फोर्स लगाने वाले कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा। तो अब ये कितना लगाएगा, ये कितना लगाएगा, ये कितना लगाएगा। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, बस वेक्टर का एडिशन आपको आ जाएगा, आप निकालोगे। अगर ये स्केलर क्वांटिटी होता डायरेक्ट हम कहते भैया ये इतना लगाए, ये इतना लगाए, इतना लगाए, तीनों को ऐड कर दो, आंसर हो गया, ऐसे बोल देते। लेकिन दोस्तों ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, उसको ऐड करने का थोड़ा सा रूल अलग है। अब देखो कैसे करेंगे। अब ये वाला फोर्स, ये वाला चार्ज जब इस पर फोर्स लगाएगा तो हमेशा प्रतिकर्षण बल लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। प्रतिकर्षण बल की डायरेक्शन इधर आ गई। मान लो इस फोर्स को F1 नाम दे दो। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे कौन सा फोर्स लगाएगा, आप देख के समझ गए होंगे, प्रतिकर्षण बल, और उसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका F2। ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा, कौन सा फोर्स, प्रतिकर्षण बल ही लगाएगा। ये मैं ये लाइन दिखा दूँ, प्रतिकर्षण बल लगाएगा और उसकी दिशा कुछ इस तरीके से हो जाएगी, उसको मैं नाम दे दिया F3। ठीक, तो हम लोग पहले F1, F2 और F3 निकाल लेते हैं। तो F1, F2, F3 जब निकालेंगे तो F1 वही फार्मूला कूलम्ब्स लॉ K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो K Q1 का काम कर रहा है Q, Q2 का काम कर रहा है Q, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है A, तो A स्क्वायर हो जाएगा। इसी लाइन को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं K Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर। कोनो दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ नहीं ना, आराम से हो रहा है। F2 दोस्तों इसी तरीके से निकालेंगे। तो F2 इक्वल टू वही फार्मूला K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो K Q1 का काम Q, Q2 का काम Q, और डिस्टेंस क्या है A, तो A स्क्वायर। ये हो जाएगा K Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर। मजे की बात दोस्तों देखो यहाँ पे कि F1 और F2 दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, बराबर है। अब F3 निकाल लेते हैं। मुस्कुराते हुए जब F3 की वैल्यू निकालेंगे तो K Q1 का काम Q और Q2 का काम Q, और डिस्टेंस क्या है, ओ भाई यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ये अब घबरा गए ना दोस्तों। अगर घबरा गए हो आपको ये डिस्टेंस, एक तो पहले डायरेक्ट फार्मूला होता है वर्ग का विकर्ण, ये वर्ग है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा कड़ी में 2। अगर ये चीज़ याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है बाय द वे भूल गए हो, तब ये देखो ये आपका जब बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है। ये जो बना रहा है कौन सा त्रिभुज बन रहा है, और कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये है लंब, ये है आधार, तो ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। जब इसको ऐसे करोगे यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, लो कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण इक्वल टू आ जाएगा करणी में 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर ए बाहर आ जाएगा, a रूट में 2, कितना आ गया, a रूट में 2। तो यहाँ पे a रूट में 2 आ गया और इसी का स्क्वायर कर दो। तो ये दोस्तों आ जाएगा K Q स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर, K Q स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर। तो हमने क्या किया दोस्तों, जो आपके सामने F1, F2 और F3 दिखाई दे रहा था उसी की वैल्यू हमने निकाला है और कुछ नया नहीं किया है। अब नया करने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखो दोस्तों, फिगर में F1 है इधर और F2 है इधर। आप फिगर में देख रहे हो F1 यहाँ पे है और F2 यहाँ पे है। इन दोनों फोर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है, 90 डिग्री। क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो इन दोनों बल का परिणामी, मैंने क्या बोला कि ये जो दोनों बल लग रहे हैं यानी ये F1 और ये F2, इन दोनों का परिणामी किधर आएगा, ये बीच में आएगा, बीच में आएगा। और बीच में जो आएगा इसका नाम मैं रख दूंगा F डैश, और इस F डैश को निकालने का फार्मूला होगा रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। जब दो वेक्टर किसी एंगल पर हों तो ये फार्मूला, किसी एंगल पर नहीं हो, सेम डायरेक्शन में हो, अगर सेम डायरेक्शन में डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो घटा लेते हैं। ये बात जब से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत बार बोलता हूँ कि जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में हो तो घटा लेते हैं। किसी कोण पर हो तो रूट वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों किसी कोण पर है और कितने कोण पर, 90 डिग्री कोण पर है, तो रूट वाला फार्मूला लगा देंगे। जब रूट वाला फार्मूला लगाएंगे तो वो निकल के आएगा अपने को F डैश। क्या निकल के आएगा, F डैश। और F डैश यहाँ पे निकालते हैं तो F डैश
एफ डैश को क्या बोलेंगे कि F1 और F2 का परिणामी बल सॉरी भाई, क्या बोलेंगे, F1 और F2 का परिणामी बल। तो F1 और F2 का परिणामी बल हमने लिखा एफ डैश इक्वल टू रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90 डिग्री। एफ डैश इक्वल टू रूट में F1 वैल्यू मत रखो, यहाँ पे देखो कि जो F1 है वही F2 है, तो F1 के प्लेस पर F2 लिखो, चाहे F2 के प्लेस पर F1 लिखो। तो F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2F1 और cos 90 की वैल्यू 0। एफ डैश इक्वल टू रूट में F1 2F1 स्क्वायर और ये इतने का मल्टीप्लाई होगा 0 में तो 0 हो जाएगा। तो एफ डैश इक्वल टू रूट में 2F1 स्क्वायर, तो एफ डैश इक्वल टू F1 रूट में 2। क्या आ गया, F1 रूट में 2। F1 की वैल्यू अगर रख दोगे तो एफ डैश की वैल्यू मिल जाएगा कि क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर रूट में 2। एफ डैश आया। अब दोस्तों एफ डैश जो आया है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये ऐसे होगी, इसको हम लोग बोलेंगे एफ डैश। अब एफ डैश और F3 दोनों क्या हैं, सेम डायरेक्शन में हैं। एफ डैश और F3 देख लो, एफ डैश और F3 क्या हैं, सेम डायरेक्शन में हैं। जब दोस्तों सेम डायरेक्शन में हैं तो इनका परिणामी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो बिंदु डी पर रखे आवेश के ऊपर लगने वाला परिणामी बल, ये वर्ड आप लिख सकते हो या मैं ही लिख देता हूँ। बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला परिणामी बल। तो परिणामी बल जो दोस्तों उसको मैं लिख सकता हूँ F, और दोनों सेम डायरेक्शन में है ये, तो इनको हम डायरेक्टली ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा एफ डैश प्लस F3। एफ इक्वल टू एफ डैश की वैल्यू हमने देखो यहाँ पे निकाला है ना, देखो ये वैल्यू निकाला है, क्या निकाला है कि क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर रूट में 2 प्लस F3 वैल्यू हम निकाला है, हाँ देखो निकाल के रखा हमने, क्या निकाला है कि क्यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर। कॉमन देखो दोस्तों, कॉमन देख के सेट कर दो, आंसर आ गया। कि विश्वास नहीं हो रहा ना कि आंसर आ गया कि क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर कॉमन मिल गया। यहाँ बचा रूट में 2, यहाँ बचा 1/2। आप दोस्तों क्या कर सकते हो, 2 एलसीएम ले सकते हो। तो अगर 2 एलसीएम ले लोगे तो के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और रूट में 2 रूट में 2 प्लस 1/2, ये आंसर हो गया भाई। बस आंसर में क्या किया है, आपको के का वैल्यू रख दिया है। के का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर 2 रूट में 2 प्लस 1/2 ऐसे, और 2 4 जा 8 कर दिया है। आंसर में देखो 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर 2 रूट में 2 प्लस 1, ऐसे आपको बुक में आंसर दिया है। तो ऐसे यहाँ पे लिखोगे तब भी सही है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो सब लोग जानते हैं कि के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बताओ दोस्तों आसान लगा कि नहीं लगा, ये कोई दिक्कत दुख तकलीफ हुआ, कितनी आसानी तरीके से ये क्वेश्चंस लगाया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चंस को आपको आना चाहिए, और ये क्वेश्चन बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये इसको आप छोड़ नहीं सकते। और इसको करने में बताओ कहीं भी आपको लगा कि हाँ ये दिक्कत हो रही है किसी भी प्रकार की, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप हमारा वीडियो पहले से देखते आ रहे होंगे तो और दिक्कत नहीं है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि हमारा वीडियो आपने देखा ही नहीं है, हम मान के चल रहे हैं कि आपने हमारा वीडियो देखा ही नहीं है तब उस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। अगर वीडियो हमारा देखे रहे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, लेकिन फिर भी हम एकदम 0 लेवल से आपको बता रहे हैं, ठीक ना। भाई पहला क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब आगे आते हैं हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन पर। इसी टाइप का दोस्तों एक और क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया है, और वह क्वेश्चन आया आपके 2015 के एग्जाम में आया है। ठीक भाई, इरेज कर लेते अब इसको हम, चलो इरेज कर देते हैं। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन लगाने में कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही है कि हाँ सर ये चीज़ हमें नहीं समझ में आया, उसको कमेंट बॉक्स में उस लाइन को बताइए कि सर हाँ ये लाइन हमें समझ में नहीं आया,
ठीक है, वैसे मैं कोई लाइन छोड़ नहीं रहा हूँ जो यहाँ पे आपको दिक्कत हो। ठीक है, चलो भाई दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, एकदम वो भी क्वेश्चन दूसरा वाला भी इसी टाइप का है और बढ़िया क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, आपके सामने आ गया है। कह रहा कि एल भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के कोणों पर बिंदु आवेश चित्रानुसार रखे हैं। चित्रानुसार रखें मतलब आपको चित्र बना हुआ है। त्रिभुज के केंद्रक O पर प्लस Q आवेश पर परिणामी बल का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। दोस्तों परिणामी बल का मान व दिशा दोनों चीज़ ज्ञात करना है। तो आपको कह रहा फिगर में यानी क्वेश्चन में एल भुजा के एक समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज है ये। एल भुजा का क्या बना दिया हमने, कोई समबाहु त्रिभुज। अगर सम मतलब बहुत है, बराबर, बाहु मतलब भुजा, तो इसका मतलब इसकी जितनी भुजाएं हैं सब आपस में बराबर। ये भी एल है, ये भी एल है और ये भी एल है, सब सम बराबर है, एल भुजा का है। के त्रिभुज के कोणों पर, के कोणों लिखा है कोणों पर, के कोणों पर एक बिंदु आवेश चित्रानुसार रखे गए हैं। तो क्यों क्यों क्यों, अच्छा ऊपर वाले में माइनस क्यों है, यहाँ पे दोस्तों है प्लस क्यों, यहाँ पे है प्लस क्यों और यहाँ पे है ये माइनस क्यों। ठीक ना, रखे गए हैं त्रिभुज के केंद्रक O पर। त्रिभुज का केंद्रक दोस्तों यहाँ पे केंद्रक O और इस केंद्रक O पर क्या कितना आवेश रखा गया है, केंद्रक O पर जो आवेश रखा गया है वह रखा गया है प्लस कैपिटल Q। थोड़ा मैं इसको अलग से दिखा दूँ, ये देखो प्लस कैपिटल Q रखा गया है ये। तो आवेश केंद्रक O पर प्लस Q आवेश पर परिणामी बल का मान व दिशा, इस पर परिणामी बल का मान व दिशा क्या होगा भाई आपसे पूछ रहा है। दोस्तों अभी जो हमने क्वेश्चंस लगाया और ये क्वेश्चंस दोनों दोस्तों जुड़वा भाई बोल सकते हो। दोनों क्या बोल सकते हो आप, जुड़वा भाई बोल सकते हो कि भाई हाँ एकदम एकदम दोस्तों एक ही टाइप के क्वेश्चंस है दोनों को, और आप बढ़िया तरीके से लगाओगे ना दोनों को लगा ले जाओगे। और पहला तो आपको एकदम आ गया है जी, कोई दिक्कत तो है नहीं ना, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए पहले वाले में। और दूसरा वाले में देखो थोड़ा सा दिक्कत आने वाली है, वो दिक्कत मैं बता दूंगा, याद कर लोगे एकदम दिक्कत खत्म। ठीक ना, तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जैसे अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो आया था कि एक आवेश पर पूछ रहा था बल, तो ऐसे इस पर पूछ रहा है तो इस आवेश पर कितने लोग बल लगाएंगे, तो आप कहोगे सर ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा। बढ़िया ना, जैसे उसमें था इस आवेश पर ये वाला भी आवेश बल लगाएगा, ये वाला भी आवेश बल लगाएगा और ये वाला भी चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। अब अगर दोस्तों ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा तो उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, प्लस प्लस रिपल्सन हो जाएगा, ये इसको मैं बोलूँगा F1। ये प्लस रिपल्सन, ये मैं बोल दूंगा इसको F2। ठीक ना, F2 हो गया। माइनस प्लस अट्रैक्शन, ये हो जाएगा फोर्स F3। कितना मजा आया। अब देखो फिगर, अभी फिगर नहीं था तो बड़ा आसान लग रहा था, अब देखो देखे डर लग रहा होगा, लेकिन आसान हुआ ना बनाना आपके लिए कि प्लस प्लस रिपल्सन, प्लस प्लस रिपल्सन, माइनस प्लस अट्रैक्शन हो गया। जैसे वहाँ पे F1 F2 F3 निकाला, वैसे यहाँ पहले क्या करें हम लोग, F1 F2 F3 को पहले निकाल लेते हैं। F1 को निकालते हैं सबसे पहले, तो F1 इक्वल टू हो जाएगा K Q1, Q1 की जगह पे Q, Q2 जगह पे कैपिटल Q अपान A। दोस्तों ये डिस्टेंस कितना होगा, इसको डायरेक्टली याद कर लो दोस्तों कि समकोण ये समबाहु त्रिभुज में कोने से केंद्रक की दूरी, अभी से आया था ना a रूट में 2, वहाँ पे आया था, बस यहाँ पे a अपान रूट में 3 हो जाता है। इतना याद कर लो, a अपान रूट में 3 हो जाता है, तो यहाँ पे लगोगे a अपान a की जगह पे काम कर रहा है l, तो l अपान रूट में 3, l अपान रूट में 3 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या हुआ यहाँ से यहाँ तक, l अपान रूट में 3, ये सबके लिए वही रहेगा। अब इसको एक लाइन मुस्कुराते हुए सॉल्व करो तो हो जाएगा के क्यू कैपिटल Q अपान एल स्क्वायर अपान 3, एल का एल स्क्वायर रूट हट जाएगा 3 बचा और 3 चला जाएगा ऊपर, 3 के स्मॉल Q कैपिटल Q अपान एल स्क्वायर। ये दोस्तों F1 आया, ये क्या आया आपका F1 आया। अब क्या निकालेंगे हम लोग, F2 निकालेंगे। एकदम दोस्तों इसी तरीके से F2 निकालेंगे, तो F2 निकालने के लिए F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा फार्मूला, K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो K Q1 जगह पे प्लस Q, Q2 जगह पे ये वाला Q, और डिस्टेंस क्या है वही है L अपान रूट में 3 का होल स्क्वायर। तो ये दोस्तों हो जाएगा K, ये हो जाएगा K स्मॉल Q कैपिटल Q, K स्मॉल Q कैपिटल Q अपान L स्क्वायर अपान 3।
तो हो जाएगा 3k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान एल स्क्वायर। F1 F2 आ गया। अब हम लोग क्या निकाल लें, F3 निकाल लें। F3 वही फार्मूला कुलाम्स लॉ K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो K Q1 के प्लेस पर माइनस क्यों, तो माइनस परिमाण नहीं लिया जाता, डायरेक्ट प्लस लेते हैं। तो जब यहाँ पर हम लेंगे Q और Q2 का काम कैपिटल Q अपान डिस्टेंस वही L अपान रूट में 3 का होल स्क्वायर। तो ये दोस्तों हो जाएगा वही, डायरेक्ट मैं लाइन लिखूँ, ये लाइन क्या हो जाएगा 3k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान एल स्क्वायर। दोस्तों गजब की बात यहाँ पे ये है कि F1 F2 और F3 तीनों की वैल्यू आपस में क्या है, सेम है। आपस में क्या है, सेम है। चलिए भाई, जब वो वाला क्वेश्चन कर रहे थे, इससे पहले वाला क्वेश्चन जब कर रहे थे, यहाँ पे आया था ऐसे F1 आया था और यहाँ पे ऐसे F2 आया था। तो मैंने बताया कि F1 और F2 का परिणामी निकालो। तो परिणामी निकालने के लिए हमने देखा कि F1 और F2 कितने कोण पर हैं, पहले कोण पर हैं कि बिना कोण पर हैं। जब बिना कोण पर होते हैं तो इसको बोलते हैं, नहीं मान चलो कि एक ही दिशा में है या अपोजिट दिशा में है। लेकिन अगर दोस्तों किसी एंगल पर होंगे तो रूट वाला फार्मूला लगाते थे, या लगाते हैं। अगर यहाँ पे देखो क्या है, F1 यहाँ पे F2 यहाँ पे है, तो इनके बीच का ये वाला एंगल, पहले ये वाले एंगल को पता करो कि एंगल कितना है। जब एंगल पता होगा तो रूट वाला फार्मूला निकाल करके हम लोग क्या करेंगे, F1 और F2 का परिणामी निकाल लेंगे। F1 और F2 का परिणामी निकाल लेंगे, रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो भैया देखो, पहले F1 यहाँ पे F2 यहाँ पे, इनके बीच का एंगल पता करना है। तो इसको एंगल को पता करने के लिए पहले ये देखो, अगर ये दोस्तों है आपका समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसके इक्वल साइड होने की वजह से इसके एंगल भी जो होंगे इक्वल होंगे। यानी ये एंगल होगा 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री और ये भी एंगल होगा 60 डिग्री। अगर ये 60 है, ये 60 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा 30, ये 30 हुआ, ये बचा हुआ कितना होगा 30। अब ये वाला ट्रायंगल देखो, छोटा सा ट्रायंगल ये वाला देखो, 30 30 60, बचा ये कितना 120। अगर ये 120 है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा 120 होगा। कौन से रूट से, वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षा विमुख कोण से। वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोस्तों ये अगर 120 है तो ये भी क्या होगा 120 हो जाएगा। अब आपको एंगल पता चल गया है, पता ये चल रहा है कि F1 F2 दोनों एक दूसरे के किसी कोण पर हैं, और कितने कोण पर हैं, 120 अंश के कोण पर हैं। जब दो वेक्टर एक दूसरे से किसी कोण पर हों तो उनका परिणामी निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो आओ भैया हम लोग क्या करते हैं, यदि F1 और F2 का परिणामी F डैश हो, यदि, अगली बार मैंने लाइन नहीं लिखा था, अगली बार लिख देता हूं मैं, यदि F1 व F2 का परिणामी, F1 व F2 का परिणामी F डैश हो, तब दोस्तों F डैश को निकालने के लिए रूट वाला फार्मूला लगाएंगे। और रूट वाला फार्मूला लगाएंगे तो रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 आगे cos 120 डिग्री 120 अंश। तो F डैश इक्वल टू, अब आप देख रहे हो कि F1 F2 F3 सब की वैल्यू सेम है, तो F1 के प्लेस पर चाहे F2 लिखो या F2 के प्लेस पर F1 लिख दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, F2 के प्लेस पर F1 प्लस 2F1 cos 120 की वैल्यू, cos 120 की वैल्यू दोस्तों आपको याद होना चाहिए। अगर बाई दफ़े नहीं याद है तो cos आप ऐसे लिखोगे, cos 90 प्लस 30, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 30 अंश, और साइन 30 अंश की वैल्यू -1/2। यानी मिला जुला करके cos 120 अंश की वैल्यू क्या होता है -1/2। तो -1/2, 2 से कैंसिल हो गया, 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे F डैश इक्वल टू रूट में F1 2F1 स्क्वायर और प्लस माइनस कर दो, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस हो गया ना, माइनस F1 स्क्वायर। तो F डैश इक्वल टू दोस्तों 2F1 में से F1 जाएगा तो आ जाएगा रूट में F1 स्क्वायर, और F1 को बाहर लोगे तो आ जाएगा F डैश इक्वल टू F1। क्या बात है, F1 F2 F3 F डैश सब सेम है। तो F डैश की वैल्यू क्या निकल कर आया, तो आया 3k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान एल स्क्वायर। अब दोस्तों देखो इस F डैश की जो डायरेक्शन आएगी किधर आएगी, ये ऐसे आएगी, यही आएगी। अब ये F डैश और F डैश और F3, अब तुरंत आप बोल दोगे, मैं इतना बोला आपको, क्या बोला कि F डैश और F3, आपने तुरंत बोला एक ही डायरेक्शन में है,
एफ डैश और F3 एक ही डायरेक्शन में है। जब एक ही डायरेक्शन में है तो इनका परिणामी जुड़ जाएगा। जब तब मैं डायरेक्ट क्या लिखूं, आवेश प्लस क्यू पर परिणामी बल, आवेश प्लस कैपिटल क्यू पर परिणामी बल, परिणामी बल। तो परिणामी बल उसको मैं क्या लिखूंगा, F, और F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F डैश प्लस F3। F इक्वल टू F डैश की वैल्यू क्या है ये देख लो, 3K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान L स्क्वायर प्लस F3 की वैल्यू क्या है, 3K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान L स्क्वायर। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, दोनों दोस्तों आपस में जुड़ जाएंगे। और जब ये जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा दोस्तों ये 3 और 3 6, 6K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान L स्क्वायर। अब इस K की वैल्यू अगर आप रख देते हो ज़्यादा बेटर है, 6K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान L स्क्वायर। 2 से काट दो, 2 3 जा 2 जा, तो F इक्वल टू आ जाएगा 3/2 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान L स्क्वायर। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया, ठीक है, 3/2 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान L स्क्वायर। ठीक है भाई, आंसर हो गया दोस्तों ये आपका। तो देखा ना आपने कितना इजी है। मैं तो दोस्तों इतना कह सकता हूँ कि आपका जो आपने अच्छी स्थिति निरक्षी स्थिति जिसको आपने बढ़िया तरीके से तैयार कर लिया है ना, एकदम कर लिया है ना, उससे भी दोस्तों इजी ये आपके न्यूमेरिकल हैं, उससे भी इजी हैं। कोई ना रट्टा मारना है ना कुछ करना है, धीरे धीरे ना कोई गुणा भाग करना है, कुछ नहीं करना है। सिंपल सी आप केवल डायरेक्शन देखते चलो, किसके बीच में अट्रैक्शन किसके बीच में रिपल्सन, कब हम लोग डायरेक्टली ऐड कर लेंगे, कब ये रूट वाला फार्मूला लगा देंगे। ये सब बात आपके दिमाग में आपके भेजे में एकदम बढ़िया तरीके से बैठ गई है कि जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो डायरेक्ट ऐड कर लो, अपोजिट डायरेक्शन में तो घटा दो, किसी कोण पर है तभी ये रूट वाला फार्मूला लगाओ। बस इतनी सी बात है और करते हुए आप ले जाओगे, आप कर ले जाओगे। दो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हो गए ना, एकदम दोस्तों बढ़िया एकदम क्वेश्चन है। इसको आपको बढ़िया तरीके जब लगाओगे ना और इस टाइप पे कोई और क्वेश्चन आएगा तो उसको आप छोड़ोगे नहीं, ठीक ना। तो दो क्वेश्चन भैया मैंने आपको ये बढ़िया बढ़िया करा दिया है। अब दोस्तों आगे आते हैं और भी क्वेश्चंस लेते हैं जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तो क्या करें, इसको इरेज कर देना, अब इरेज कर दे भैया। दो क्वेश्चन लगाने में अपने को जो टाइम देख रहे हैं दोस्तों 30 मिनट होने वाले, 27 मिनट हो गए दो क्वेश्चन में। लेकिन दोस्तों हमने क्या किया, बहुत आराम से बहुत अच्छे से क्वेश्चंस लगाया हुआ है ताकि भले से 1 घंटे के ऊपर की वीडियो बन जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आना चाहिए ताकि इसको देखने के बाद दोस्तों वीडियो फिर आपको न्यूमेरिकल की क्लास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जो आप न्यूमेरिकल लगवा दिया जा रहा है उसी न्यूमेरिकल को केवल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ना कि दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत है। वीडियो एकदम देखने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसी न्यूमेरिकल को आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक ना। ये नहीं कि फिर चालू कर दो वीडियो देखना, फिर चलो वन शॉट किसी का देखो, फिर आओ यूट्यूब पर खोलो तो किसी का वीडियो देखो, डाउनलोड कर लो यूट्यूब में, इसको देखते रहो। ऐसा नहीं करना है, आप किसी एक को भी फॉलो कर लो और वो जो बता रहा है उसके मार्गदर्शन में सब चीज़ें वैसे वैसे करते चलो। अगर मुझे आप फॉलो कर रहे हो, मैं जो बता रहा हूँ आपको डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, ऑब्जेक्टिव, वही सब दोस्तों बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक ना। चलो तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है कि दो समान आवेशों Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश कैपिटल Q रख दिया जाता है। कैपिटल Q का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन को देख करके हम लोग डर जाया करते हैं फालतू का। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले क्या करो, देखो क्वेश्चन में एक बार और पढ़ लेता हूँ मैं। कह रहा कि दो समान आवेशों Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के, तो एक है आवेश Q और दूसरा भी है Q, इनको ये हो गई जोड़ने वाली रेखा। भाई देखो जब क्वेश्चन पढ़ोगे इतना तो आपको करने का मन करेगा ना कि ये Q है, ये Q है, इस Q और Q को जोड़ने वाली रेखा। आगे क्या है, रेखा के मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु मतलब बीच में, एक होता है मध्य बिंदु एकदम मिड पॉइंट, तो मध्य बिंदु पर यहाँ पे मध्य बिंदु पर एक आवेश कैपिटल Q रख दिया जाता है, एक आवेश कैपिटल Q रख दिया जाता है। Q का मान ज्ञात कीजिए, और इसी Q का मान आपको पूछ रहा है कब, यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो, यानी तीन आवेशों से मिलकर, एक आवेश, दो आवेश, तीन आवेश से मिलकर जो निकाय बना है, ये निकाय अगर संतुलन में है तो बताओ इस Q का मान क्या है,
समझ में आ गई ना बात? क्वेश्चन समझ में आ गया ना बढ़िया से? फिर से एक बार देख लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि Q और Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश कैपिटल Q रख दिया जाता है। इस कैपिटल Q का मान ज्ञात कीजिए यदि इन तीनों आवेशों से मिलकर जो निकाय बना है वह निकाय क्या है? संतुलन में है। ठीक है, चलो भाई। अब दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना क्या है, मान चलो कि इस निकाय इस वाले आवेश का मान पूछ रहा है तो इस वाले आवेश को छोड़ दो। अगर इस वाले आवेश को छोड़ दोगे तो बचा ये आवेश और ये आवेश। तो किसी इस आवेश जिसका मान पूछ रहा है, ध्यान देना मेरी बात, जिसका मान पूछ रहा है उस आवेश को छोड़ करके जो दो आवेश बचे हैं उसमें से किसी एक आवेश पर परिणामी बल निकाल लो। किसी एक आवेश पर परिणामी बल अगर शून्य है, परिणामी बल शून्य होना चाहिए, मतलब शून्य होगा तभी वो निकाय संतुलन में होगा। ठीक ना? मैंने क्या बोला, जो आवेश का मान पूछा जा रहा है उस आवेश को छोड़ दो, बचा कौन कौन? ये और ये। इन किसी में से, यानी इनमें से किसी में से, चाहे इसमें किसी एक पर परिणामी बल शून्य होना चाहिए। ठीक ना? अब मान चलो परिणामी बल हम निकालते हैं। मान लो चलो हम इस पर निकालते हैं परिणामी बल। तो इस पर परिणामी बल जो होगा, इस पर अगर बल लगेगा, कौन कौन लगाएगा? ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा। जब दोस्तों ये इस पर बल लगाएगा, ये वाला इस पर बल लगाएगा, ये प्लस है ये प्लस है, तो प्रतिकर्षण बल ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये प्लस है प्रतिकर्षण बल इधर हो जाएगा। अब बताओ दोस्तों, क्या इस पर अगर दोनों बल एक ही डायरेक्शन में लगे, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ, मैं संतुलन में तभी रह सकता हूँ अगर मान चलो मुझे दो लोग फोर्स कर रहे हैं और दोनों लोग का दोनों इधर से मुझे धक्का देंगे, इधर मैं चला जाऊँगा ना, तब मैं संतुलन में रह पाऊँगा? नहीं। मैं संतुलन में तभी रह पाऊँगा जब एक लोग मुझे इधर खींचे और एक लोग मुझे इधर खींचे, यानी एक लोग मुझे इधर खींचे एक लोग मुझे इधर खींचे। जब ऐसे खींचेंगे, जितना ये तेज़ी से खींचे उतना ये तेज़ी से खींचे, तभी मैं संतुलन में रह पाऊंगा। दो लोग इधर से धक्का मारेंगे इधर चला जाऊंगा, दो लोग इधर धक्का मारेंगे मैं तो इधर चला जाऊंगा, मैं तो कहीं का नहीं रहा। मैं कैसे संतुलन रह पाऊंगा? ऐसे में संतुलन रह पाऊंगा? कभी नहीं। मैं संतुलन में तभी रह पाऊंगा जितना ये तेज़ी से इधर खींचे उतना तेज़ी से ये इधर खींचे, तभी मैं संतुलन में रह पाऊंगा, अदरवाइज मैं संतुलन में रह नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पे वही हाल। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको मुझे बना देना पड़ेगा माइनस। अगर मैं माइनस बनाया तो ये वाला जो मैंने बल इधर दिखाया उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? इधर दिखाना पड़ेगा, और इसके कारण इस पर जो बल लगेगा उसको मुझे इधर दिखाना पड़ेगा। ठीक ना? अब दोनों बल क्या हो गए? बराबर, मतलब विपरीत हो गए। और ये संतुलन में तभी रहेगा जब ये दोनों आपस में बल क्या हो? बराबर हो। भैया निकाय संतुलन में है, निकाय संतुलन में ये देखो कह रहा है क्वेश्चन में, यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो, संतुलन में हो, तब बताओ Q का मान कितना है। अगर दोस्तों निकाय संतुलन में है तो इसके कारण इस पर जो बल लगा उसको नाम दे दो F1, और इसके कारण इस पर जो बल लगा उसको नाम दे दो F2। तो इस F1 और F2 का मान क्या होगा? परिमाण में बराबर होगा। दिशा में तो विपरीत हो गया, लेकिन दिख नहीं रहा था, हमने विपरीत बनाया। कैसे बनाया? इसको माइनस लगा के बनाया। अगर माइनस मैं नहीं लगाता, अगर दोस्तों मैं माइनस नहीं लगाता, क्या ये विपरीत हो पाता? नहीं हो पाता। जब विपरीत नहीं हो पाता तो ये जो हमारा निकाय है वो निकाय संतुलन में नहीं हो पाता। ठीक। अब दोस्तों बराबर और विपरीत हो गए, तो अब इसके कारण इस पर बल और इसके कारण इस पर बल F1 F2 है, तो निकाय ये चूंकि ऐसे लिख सकते हो, चूंकि निकाय संतुलन में है, चूंकि निकाय संतुलन में है, संतुलन में है, इसलिए F1 बराबर F2, ये लाइन लिख सकते हैं ना, इसलिए F1 बराबर F2। तो F1 की वैल्यू क्या है? इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स, और डिस्टेंस तो दिया नहीं है, अपने मन से मान लो कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या है? R है। अगर ये डिस्टेंस R है तो ये बचा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R/2 हो जाएगा। तो इसके कारण इस पर फोर्स की वैल्यू वही कूलम्ब्स लॉ K Q1Q2/R²। तो K Q1 की जगह पे कैपिटल Q माइनस लेते नहीं हैं, ठीक है, परिमाण लेते हैं भैया। K Q1 Q2 जगह पे Q अपॉन डिस्टेंस R/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर में आओ F2 इसके कारण इस पर फोर्स, तो K Q1 जगह पे स्मॉल Q, Q2 जगह पे स्मॉल Q, डिस्टेंस है R²। दोस्तों हो जाएगा ये K काट दो, स्मॉल Q भी काट दो, बचा कैपिटल Q अपॉन R²/4 इक्वल टू स्मॉल Q अपॉन R²। ये 4 को ऊपर भेज दो, 4 कैपिटल Q अपॉन R²
इक्वल टू क्यू अपान आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा। तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, क्यू इक्वल टू आ जाएगा क्यू बाई 4, क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू बाई 4, ठीक ना। क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू बाई 4, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया। और हमने क्यू को वैल्यू क्या लिया है, माइनस में लिया है। यहाँ पे ये क्यू को माइनस में लिया है ना, तो यहाँ पे अगर हम माइनस में लेंगे तो ये माइनस कहाँ चला जाएगा, उधर। तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू माइनस में क्यू बाई 4। ये लाइन समझो दोस्तों, हमने यहाँ पे क्यू को माइनस में तो था नहीं, हमने माइनस में लिया है, तो माइनस में जब लेंगे तो ये जाएगा माइनस में क्यू बाई 4। यहाँ पे माइनस था नहीं ना, हमने माइनस लिया हुआ है, माइनस लेंगे तभी तो ये सेटअप सही होगा। और हमने यहाँ पे आगे लास्ट में क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। देखो कितना इजी है, कुछ नहीं करना था, बस बात ही अगर आपको समझ में आ गई कि कोई चीज़ संतुलन में कब होता है, जब उस पर दो बराबर और विपरीत फोर्स लगते। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि कोई भी निकाय संतुलन में तभी होगा जब उस पर दो बराबर और विपरीत फोर्स लगेंगे, और वही मैंने आपको यहाँ पे कराया, ठीक ना। चलिए भाई दोस्तों, आज की क्लास का ये तीसरा क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन हो गया है, और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, ठीक है। और उस क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं, और क्वेश्चंस आपके सामने अभी आ जाएगा। चलिए देख लेते भाई, एकदम इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। और इस टाइप का दोस्तों आपकी एक नंबर भी आ जाएगा, ठीक ना। ऐसे दोस्तों बड़े नंबर भी आते, एक नंबर भी आते। सोचो ऐसे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो जरा। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों है कि दो बिंदु आवेश +9e एवं +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश स्मॉल q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। कहाँ रखा जाए कि वह आवेश स्मॉल q संतुलन में हो। चलो भाई, दो आवेश +9e, दो आवेश हैं +9e एवं +e। ये +9e है और ये +e है। ये दोनों क्या है दोस्तों, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हैं। ये दोनों आवेश क्या हैं, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हैं, ठीक ना। 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हैं। आगे कह रहा है कि इनके बीच एक आवेश स्मॉल q को कहाँ रखा जाए। इनके बीच एक आवेश स्मॉल q को कहाँ रखा जाए। मान लो भैया यहाँ रखा जाए, और यहाँ की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये मान लो भैया ये है x डिस्टेंस पर रखा। तो बचा हुआ डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस था 16, ये हो गया x, बचा डिस्टेंस कितना, 16 माइनस x, ये बचा, ठीक है ना। फिर से बार बार समझो, 9e एवं +e दो आवेश हैं, और दोनों आवेश के बीच का डिस्टेंस कितना है, 16 सेंटीमीटर। इनके बीच में एक आवेश स्मॉल q को कहाँ रखें, तो हमने बता दिया, मान लो भाई इससे स्मॉल s डिस्टेंस पे हमने रखा है। आपके मन में है यहाँ से स्मॉल s डिस्टेंस रख सकते हो, ठीक है, दोनों बात कर सकते हैं। तो यहाँ से s डिस्टेंस पर हमने स्मॉल q आवेश को रखा, तो बचा हुआ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 16 माइनस x सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या करना है कि अब ये आवेश संतुलन में हो। अब ये आवेश दोस्तों संतुलन में तभी हो, वैसे मान चलो कि मैं आवेश हूँ और मैं संतुलन में तभी रहूँगा अगर ये वाला मुझ पे जितना फोर्स लगा रहा है इधर के डायरेक्शन में, तो ये वाला भी उतना ही फोर्स मुझे इधर डायरेक्शन में लगाए। यानी उस आवेश पर वही, मतलब जो आवेश के आप संतुलन की बात कर रहे हैं, वो आवेश संतुलन में तभी रहेगा जब उस पर जितने भी बल लग रहे हैं सभी बलों का परिणामी बल शून्य होना चाहिए। ऐसे ही बोल सकते हो, सभी बलों का परिणामी बल शून्य होना चाहिए, ठीक। तो अब इस पर सभी बलों का परिणामी बल शून्य तभी होगा जब F1 + F2 0 बोल दो, या फिर F1 = F2 बोल दो, बात एक ही है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो Q पर परिणामी बल शून्य होना चाहिए, या फिर इसके कारण इस पर फोर्स लगेगा F1, इसके कारण इस पर फोर्स लगेगा F2, F1 और F2 बराबर होना चाहिए, ठीक ना। तो आवेश स्मॉल q के संतुलन के लिए आवेश स्मॉल q संतुलन में तभी रहेगा जब F1 = F2 कर दो, या F1 - F2 0 कर दो, दोनों बातें की है। तो F1 इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स, उसको नाम दे दो F1, इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स को नाम दे दो F2। F1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, Q1 जगह पे 9e, Q2 जगह पे Q अपान डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x² = F2 जगह पे Q1 की जगह पे भाई F1 क्या था, F1 दोस्तों इसके कारण इस पर फोर्स, तो 9e × Q अपान, सही है। अब F2 क्या है, इसके कारण इस पर फोर्स, KE × Q अपान 16 माइनस x का होल स्क्वायर। K गया, E गया, Q गया,
कितने लोग चले गए बेचारे, बचा क्या 9/x² इक्वल टू 1/16 - x का होल स्क्वायर। अब दोस्तों पता है यहाँ पे कितने लोग ना a - b का होल स्क्वायर लगा देते हैं। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर आपको एकदम लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इसको अगर इसका वर्गमूल ले लोगे, 9 का वर्गमूल 3, x² का वर्गमूल x, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 16 - x। तो भैया वर्गमूल लो ना, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर मैं यहाँ क्या लिख दूँ, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर जब हम वर्गमूल ले लेंगे तो 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3, x² का x और इधर आ जाएगा 1/16 - x। अब त्रिज्या गुणा करो, त्रिज्या गुणा करेंगे 3 16 - x इक्वल टू x, तो 16 × 48 - 3x इक्वल टू x, 3x उधर जाएगा तो 48 इक्वल टू 4x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 × 4 = 48, 12 सेंटीमीटर। तो दोस्तों 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हम आवेश को रखें तो वह आवेश क्या रहेगा, अस्थायी संतुलन की अवस्था में रहेगा। ठीक ना। चलिए भाई दोस्तों आज की क्लास में 4 क्वेश्चंस हो गया है और 5वां क्वेश्चन एकदम दोस्तों इसी टाइप का है और ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्या है कि 2 बिंदु आवेश 5 × 10⁻19 कूलाम व प्लस 10 × 10⁻19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर पृथक्कृत स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा इसमें हिंट कर दे रहा हूँ, बाकी ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा था, 5 × 10⁻19, 5 × 10⁻19 और प्लस 10 × 10⁻19, प्लस 10 × 10⁻19। ठीक ना, सही है, प्लस 5 और प्लस 10 सही है। तो जोड़ने वाली रेखा के मतलब एक कूलाम 1 मीटर की दूरी पर पृथक स्थित है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है दोस्तों, 1 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक ना। कह रहा है कि दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा हो गई मान लो यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे रखेंगे तो ये प्लस है, प्लस के कारण प्लस, ये प्लस तो प्रतिकर्षण बल, ये प्लस और ये प्लस प्रतिकर्षण बल बीच में आप रख सकते हैं। अगर दोस्तों इसमें से कोई एक माइनस हो जाता तब आप बीच में नहीं रख पाते, आप बीच में नहीं रख पाते। ये कैसे पता चलेगा बीच में नहीं रख पाते, ये माइनस है और ये प्लस है तो क्या हो जाता, आकर्षण बल इधर, ये प्लस है प्रतिकर्षण बल इधर, तब आप बीच में नहीं रख पाते। तब आपको या तो इधर रखना पड़ता या तो इधर रखना पड़ता। अब देखो अगर मान चलो कि मैं इधर रखता, यहाँ पे रखता, अगर ये माइनस है तो माइनस और प्लस के बीच में कौन सा बल, आकर्षण बल, प्लस और प्लस के बीच में कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल। अब देखो अपोजिट डायरेक्शन में, अब जाके वो आवेश संतुलन में रहेगा। तो ये आपको ध्यान देना है, ये नहीं कि डायरेक्टली बीच में रखो, डिस्टेंस लगाओ, सेट कर दो। ये आपको ध्यान देना है क्या दोनों की डायरेक्शन उल्टा आ रही है कि नहीं आ रही है। जब उल्टा आएगा तभी उन लोगों का परिणामी बल 0 आएगा, अगर उल्टा नहीं आएगा तो उनका परिणामी बल 0 नहीं आएगा। तो ये ध्यान देना है आपको। ठीक है। चलो भाई ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, करके सॉल्व करिएगा। जो दोस्तों आपका आंसर आएगा, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता दे रहा हूँ, वह आंसर आ जाएगा 0.0414 मीटर। तो x इक्वल टू आ जाएगा 0.414 मीटर। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये भी इसी की तरह है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, कम इंपॉर्टेंट ये है, लेकिन लगा लीजिएगा भैया। इसी तरीके से लगाओगे 2 क्वेश्चन इस तरीके से लगा लोगे। ठीक ना। तो 5 क्वेश्चंस आज की क्लास में हो गए, टोटल 5 क्वेश्चंस हो गए दोस्तों। अब हम लोग आते हैं 6वें वाले क्वेश्चंस पर। ठीक है ना। दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और अभी तक जो हमने स्टार्टिंग का 2 क्वेश्चन किया हुआ था उसी से कुछ मैच करता हुआ है और जैसे वो हमने लगाया हुआ है उसी तरीके से आपको डायरेक्शन को दे करके वैसे लगाना है। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है और देख करके डर भी लग रहा होगा कि यार क्या खतरनाक क्वेश्चन है। दोस्तों देखने में केवल खतरनाक है, जब लगाएंगे तो आपको लगेगा कि यार तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, मैं केवल देख के डर लग रहा था। और मैं बता दूं दोस्तों इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले चैप्टर के क्वेश्चंस को केवल डायरेक्शन, केवल फिगर को दे करके डर जाते हैं, जबकि डेरिवेशन के बेस पे बहुत कम है, मतलब कैलकुलेशन पार्ट उसमें बहुत कम है कि हाँ कैलकुलेशन पार्ट आपसे ज़्यादा करवाए, लेकिन फिर भी हम लोग देख के डर जाते हैं। तो देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। इसको देखो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए चित्र में a सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर, तो a सेंटीमीटर वाला कोई क्या है, वर्ग है। तो
पहले हम वर्ग बना लेते हैं। ये जो हम फिगर बना रहे हैं इस फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। और इस वर्ग की भुजा कितनी है, ए, तो यहाँ भी ए लगा दो, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए, चारों भुजा ए हो गई। तो वो दिए गए चित्र में, और चित्र में देखो दोस्तों ए बी सी डी जैसे दिया हुआ है वैसे ए बी सी डी में लिख दूँ। यहाँ पे ए दिया है, यहाँ बी दिया है, यहाँ सी दिया है और यहाँ पे डी दिया है, ठीक ना। और ए बी सी डी पर जो आवेश है यहाँ पे है -2 और यहाँ पे है प्लस में क्यों, उसके बाद यहाँ पे है माइनस में क्यों और यहाँ पे है दोस्तों आपका प्लस में 2 क्यों, प्लस में 2 क्यों, ऐसे आवेश दिया गया है। तो कह रहा है कि कोनों पर 4 बिंदु आवेश रखे गए हैं। वर्ग के केंद्र O पर, वर्ग का जो केंद्र है उसको क्या नाम दिया गया है, O। वर्ग के केंद्र O पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। तो इस पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा आपको बताना है। अब दोस्तों बताओ, हमने आपको बताया है कि जो वैद्युत क्षेत्र में कुछ बातें आपको हमेशा याद होना चाहिए। क्या क्या? पहले तो वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सिंबल होता है ई। ई का यूनिट आपको 2 यूनिट याद होना चाहिए। पहला न्यूटन पर कूलाम, दूसरा वोल्ट पर मीटर, ठीक ना। एक इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एक तो ये डिफिनीशन, ये फार्मूला यूनिट निकल के आया है वो दोस्तों, इस वाला जो यूनिट निकल के आता है वह फार्मूला होता है E=F/Q0। ये जो फार्मूला निकल के आता है वह फार्मूला होता है E=V/L, ठीक। बाकी दोस्तों बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है E=KQ/R²। ये दोस्तों आपको याद होना चाहिए। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, उसी का यहाँ पे अब काम है। एक चीज़ ये हो गया। बाकी वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है। सदिश राशि इसमें दिशा होगा, दिशा जो होता है अगर प्लस आवेश है तो प्लस आवेश से दूर और माइनस आवेश है तो माइनस आवेश की ओर। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, प्लस आवेश है तो प्लस आवेश से दूर और माइनस आवेश है तो माइनस आवेश की ओर, ये दिशा होता है, ठीक ना। चलो इतनी बेसिक बातें रही, इसमें से ये इसका यूनिट इंपॉर्टेंट, बाकी ये फार्मूला इंपॉर्टेंट और दिशा आप लोग जानते रहिए। जब दिशा जानते रहेंगे तभी आप ये क्वेश्चन लगा पाएंगे। चलो करते हैं अब इसको, क्वेश्चंस को करने के लिए, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए अब देखो भाई, जो मैंने बताया ये प्लस आवेश है तो प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर, देखो ये दूर हो गया। ये माइनस आवेश है तो माइनस आवेश के कारण माइनस की ओर, देखो ये माइनस की ओर हो गया। ये माइनस आवेश है तो माइनस आवेश के कारण माइनस की ओर। ये प्लस आवेश है तो प्लस आवेश के कारण प्लस से दूर। कितना आसान हुआ ना। प्लस माइनस है तो माइनस की ओर, माइनस है तो माइनस की ओर, प्लस है तो प्लस से दूर, प्लस है तो प्लस से दूर। अब दोस्तों यहाँ पे आपने रखा हुआ है डी, तो इसका नाम रख दो ई डी। ये बी है, इसका नाम रख दो ई बी। ई सी है, इसका नाम रख दो ई सी। और ये ए है, इसका नाम रख दो ई ए। कहीं ये इसमें कन्फ्यूज तो नहीं हो गए कि यहाँ पे बी है तो ये ई डी कैसे आ गया। भाई ये जो ई डी है ये वाला है प्लस से दूर, ये बी है प्लस से दूर, ये वाला है। अब दोस्तों भी मैं बहुत बार आज की क्लास में बहुत बार बोल चुका मैं कि अगर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, दो बल अलग अलग डायरेक्शन में है तो घटा लेते हैं, बल सदिश राशि है। तो दोस्तों हम लोग बल ना बोल करके दो वेक्टर बोलेंगे। दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड कर लो, अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक ना। तो यहाँ पे दोस्तों दो वेक्टर देखो, ये और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, सब्ट्रैक्ट कर लो। ये अपोजिट डायरेक्शन में, सब्ट्रैक्ट कर लो। तो पहले हम लोग ई ए, ई बी, ई सी और ई डी निकाल लेते हैं। तो ई ए इक्वल टू वही के क्यू अपान आर स्क्वायर, के और क्यू की जगह पे 2 क्यू, माइनस लेते नहीं है, 2 क्यू अपान आर स्क्वायर। अब दोस्तों डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों। अगर डिस्टेंस निकालना हो, अभी आपने देखा था पहले वाले क्वेश्चन में पूरा डिस्टेंस क्या था, a रूट में 2, तो उसका आधा कर लो, a रूट में 2 अपान 2। अब इस 2 को 2 बार रूट में लिखोगे तो a रूट में 2 अपान रूट में 2 इंटू रूट में 2, ऐसे लिख सकते हो। रूट में 2 कैंसिल हो जाएगा, a अपान रूट में 2 बचेगा, a अपान रूट में 2 और इतने का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2k स्मॉल क्यू अपान a स्क्वायर अपान 2 और ये 2 चला जाएगा ऊपर। जब 2 ऊपर चला जाएगा 2 2 जा 4, 4k स्मॉल क्यू अपान a स्क्वायर, 4k स्मॉल क्यू अपान a स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, ई ए आ गया। उसी तरीके से दोस्तों आपका ई बी आ जाएगा। पहले ई सी निकाल लो, ई सी। जब ई सी निकालोगे तो आपका ई सी क्या आ जाएगा, वही फॉर्मूला लगाओ, के क्यू की जगह पे क्यू रहेगा, डिस्टेंस वही आपका a रूट में 2। तो डायरेक्ट मैं क्या लिखूँ, a स्क्वायर अपान 2 लिख दूँ क्या,
ए स्क्वायर अपान 2 लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2k स्मॉल क्यू अपान ए स्क्वायर। ए सी आ गया। अब हम लोग क्या निकाल लें, ई बी और ई डी निकाल लेते हैं। तो ई बी जब निकालेंगे तो ई बी कहाँ पे है, ई बी यानी बी वाला ई बी यहाँ पे है, तो डिस्टेंस ये आबी से, तो के क्यू की जगह पे प्लस क्यू, डिस्टेंस वही ए स्क्वायर अपान में 2, तो ये चला जाएगा, तो हो जाएगा ये 2k स्मॉल क्यू अपान ए स्क्वायर। और ई डी भी निकाल लो, ई डी जब निकालेंगे दोस्तों वही फार्मूला के क्यू अपान आर स्क्वायर, तो के और क्यू की जगह पे 2q अपान डिस्टेंस वही डिस्टेंस ए स्क्वायर अपान 2। हमें दोस्तों ये देखो, ये लाइन मैं नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक ना। ये लाइन के बाद ये लाइन लिखना चाहिए था, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग। 2 2 जा 4, 4k स्मॉल क्यू अपान ए स्क्वायर, ये आ गया। अब दोस्तों आप देख रहे हो कि ई डी और ई सी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हैं, तो इनका मतलब है कि इन दोनों का परिणाम यानी ई डी और ई सी का परिणामी ई डी और ई बी का परिणामी घटेगा। अब घटेगा किस में से, बड़े में से छोटा। बड़ा कौन है, देखो ई डी और इस ई बी में, ई डी ई बी में कौन बड़ा है, ई डी बड़ा है, तो इनका परिणामी मान लो ई डैश, तो ई डैश जो होगा वह ई डैश क्या हो जाएगा, ई डी माइनस ई बी। तो ई डी की वैल्यू क्या है, 4k स्मॉल क्यू अपान ए स्क्वायर माइनस इसको करोगे 2k स्मॉल क्यू अपान ए स्क्वायर। जब इसको घटाओगे 4 में से 2 जाएगा 2, तो 2k स्मॉल क्यू अपान ए स्क्वायर आ गया। अब दोस्तों ई डबल डैश निकाल लो। ई डबल डैश निकालने के लिए इसमें से देखो कौन बड़ा है, इसमें से ई ए बड़ा है, तो ई ए माइनस ई सी करना पड़ेगा। तो ई ए माइनस ई सी जब करोगे तो 4k स्मॉल क्यू अपान ए स्क्वायर माइनस 2k स्मॉल क्यू अपान ए स्क्वायर, 4 में से 2 जाएगा 2k स्मॉल क्यू अपान ए स्क्वायर। अब जो दोस्तों ई डैश है, ई डैश की डायरेक्शन किधर आएगा, ई डी के डायरेक्शन में, बोले ये इधर आ जाएगा ई डैश, और ई डबल डैश आ जाएगा ई ए के डायरेक्शन में, इधर आ जाएगा ई डबल डैश। अब ई डैश इधर, ई डबल डैश इधर, अब इनके बीच का ये एंगल निकाल लेंगे, और यही एंगल अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो बताएंगे कि हाँ ई डैश और ई डबल डैश दोनों का परिणामी किधर आएगा, बीच में आएगा, ये ऐसे आएगा, इसको मैं बोलूँगा ई, ठीक ना। ई डैश और ई डबल डैश का जो परिणामी आएगा उसको हम लोग बोलेंगे ई। तो अब इस ई को निकालने के लिए तो दोस्तों अपने को पता होना चाहिए कोण कितना होगा। अब कोण को निकालने के लिए तो अगर दोस्तों ये देखो, ये पूरा होता है 90 डिग्री, 90 में से ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 45, 45 45 90, तो ये हो जाएगा 90, और ये भी हो जाएगा 90। भाई ये आपका समकोण त्रिभुज बोल रहा हूँ, वर्ग है। अगर ये वर्ग है तो ये कोण कितना बनेगा, 90, 90 में से ये बीच में होता है तो ये हो जाएगा 45, ये हुआ 45, और ये भी होगा 45, तो 45 45 90, बचा कितना, 90, ये कोण होगा 90। अगर ये कोण 90 तो ये भी हो जाएगा 90। तो इसका मतलब है कि ये 90 है, और तो इनके बीच का 90 अंश का कोण बन रहा है। तो इनका परिणामी निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, रूट वाला फार्मूला। तो रूट वाला फार्मूला लगाएंगे तो उसको मैं बोलूँगा ई, परिणामी बल ई, परिणामी वैद्युत क्षेत्र ई इक्वल टू जाएगा करड़ी में ई डैश स्क्वायर प्लस ई डबल डैश स्क्वायर प्लस 2 ई डैश ई डबल डैश कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 वैल्यू 0, तो ई इक्वल टू ई डैश स्क्वायर प्लस ई डबल डैश स्क्वायर प्लस 0। तो ई इक्वल टू ई डैश और ई डबल डैश दोनों की वैल्यू सेम है, तो पहले मैं ई डैश स्क्वायर और ई डबल डैश को भी मैं ई डैश स्क्वायर ही लिख देता हूँ। तो हो जाएगा ई इक्वल टू 2 रूट में 2 ई डैश स्क्वायर, तो ई इक्वल टू ई डैश स्क्वायर बाहर आ जाए, ई डैश बाहर आ जाएगा रूट में 2, तो ई इक्वल टू ई डैश की वैल्यू क्या है, 2k स्मॉल क्यू अपान ए स्क्वायर इंटू रूट में 2, तो ई इक्वल टू आ जाएगा 2 रूट में 2 स्मॉल के क्यू अपान ए स्क्वायर। ये दोस्तों आपका आंसर आ गया, ठीक ना। तो देखा कितना आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है दोस्तों। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बड़े नंबर में क्वेश्चन छप सकता है, कब, अगर आपका अच्छी स्थिति, निरच्छी स्थिति, गॉस की प्रमेय से कोई भी क्वेश्चंस नहीं छपा। अगर मान चलो कि अच्छी स्थिति, निरच्छी स्थिति, गॉस की प्रमेय आपने बढ़िया तरीके से सब कुछ तैयार कर लिया है, वो सब नहीं आया, तो उसकी जगह पे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं
जो आप लोग नहीं कर पाते और छोड़ के चले आते हो। दोस्तों आपको छोड़ के नहीं आने की ज़रूरत है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, वही फार्मूला E=Q/R², और हमने कोई नया फार्मूला लगाया भी नहीं है, बस उसी फार्मूले को यूज करते हुए हमने किया है। बाकी दोस्तों आपको पता है प्लस चार्ज है प्लस से दूर, माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज की ओर, बस उसी चीज़ को अपनाते हुए सॉल्व कर दिया गया है, बढ़िया तरीके से आंसर आ गया है, ठीक ना। तो आज की क्लास का दोस्तों ये 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो चुके हैं, जो कि आपको 6 में से कोई भी क्वेश्चंस को मिस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब दोस्तों जो हम क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं बड़े इजी क्वेश्चंस देख करके लगेंगे भाई हाँ दोस्तों मुश्किल से 1 से 2 से 3 मिनट के अंदर खटाखट सवाल होने वाले हैं। 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, बड़ी तेज़ी से होंगे, आप देखिएगा। इरेज करते इसको हम, चलो भाई इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद दोस्तों अगला वाला क्वेश्चंस आते हैं, और अब जो क्वेश्चंस लगवाएंगे वो सब वैद्युत फ्लक्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे, बहुत ही इजी होते हैं, आपको देख के लगेगा। लेकिन दोस्तों बड़े नंबर वाले क्वेश्चन में ये जो मैंने 6 कराया है इसको तो भाई आपको मिस करना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी निकाय में 2 आवेश QA 1.5 माइक्रोकुलाम तथा QB -1.5 माइक्रोकुलाम क्रमशः 2 बिंदुओं -2 मिलीमीटर 00 तथा +2 मिलीमीटर 00 पर स्थित है। इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण तथा दिशा लिखिए। दोस्तों बढ़िया क्वेश्चंस है, बस आसान एकदम है, लेकिन दे करके जो इसका निर्देशांक क्या बोलेंगे उसको, कोऑर्डिनेट जो दे दिया है उसको दे करके थोड़ा डर लगता है। तो आपको QA जो दिया है आज का क्वेश्चन नंबर 7, जो QA दिया है वह क्या दिया है 1.5 माइक्रोकुलाम, ठीक है भाई। QB माइनस में रहेगा तभी तो आपका द्विध्रुव बनेगा। QB क्या दिया है -1.5 माइक्रोकुलाम। जो इनका डिस्टेंस दिया हुआ है, जो बिंदु A है वह बिंदु A क्या दिया हुआ है -2 मिलीमीटर 0 और 0, और जो B दिया हुआ है वह क्या दिया है 2 मिलीमीटर 0 और 0, ऐसे दिया ना। चलो भाई तो समझो ज़रा, जैसे मान चलो दोस्तों ये ऐसे है, ठीक ऐसे है, तो अगर यहाँ पे -2 मिलीमीटर है, 2 -2 -1 0 +1 +2 तब ना होगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 + 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, ठीक। तो दोस्तों इनके बीच का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनके बीच का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो दोस्तों जो हम लोग बोलते हैं 2L इनके बीच का टोटल डिस्टेंस, और 2L यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 मिलीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 मिलीमीटर हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा अपने से, इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण व दिशा। तो द्विध्रुव आघूर्ण दोस्तों, द्विध्रुव आघूर्ण का सिंबल होता है P, और P का फार्मूला होता है 2L/Q। इस P से रिलेटेड 1 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल के अलावा, वह क्या होता है, ये P कैसी राशि है, तो दोस्तों P होती है सदिश राशि, और सदिश राशि है तो इसमें दिशा होगा, और दिशा किधर होता है दोस्तों, वह दिशा होता है -Q से +Q की ओर। ये तो रहा 1 नंबर का क्वेश्चन जो आपको थ्योरेटिकल से पूछ सकता है। बाकी न्यूमेरिकल मैंने यहाँ बता रहा हूँ, मैं न्यूमेरिकल P का P फार्मूला होता है 2L/Q, और 2L यहाँ पे 2L क्या हो जाएगा 4 मिलीमीटर, और अपने को आंसर किस में लाना है, मान लो कूलाम में लाना, क्योंकि आवेश कूलाम और कूलाम होता है SI, तो इसका मतलब कि मिलीमीटर को चेंज करना पड़ेगा मीटर में। 4 × 10⁻³ और Q की वैल्यू क्या है 1.5 माइक्रोकुलाम है, कुलाम में करोगे 10⁻⁶। तो P = 4 15 चौके 60 है, ऐसे लिखें, और एक अंक दशमलव गुणे 10⁻⁹। तो P = हो जाएगा 6 × 10⁻⁹, और दिशा क्या हो जाएगा -2 मिलीमीटर से है, यानी ये जो QB से QA की ओर, मतलब -Q से +Q की ओर, यानी QB से QA की ओर, ठीक ना भाई, यानी B से A की ओर। ये आपका आंसर आ गया 6 × 10⁻⁹। अब मात्रा क्या हो जाएगा कूलाम मीटर। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 1 नंबर में या 2 नंबर में आ सकते हैं, बाकी इस पे 1 नंबर का थ्योरेटिकल पोर्शन, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन हो गए भाई। अब आज दोस्तों हम लोग आ जाते हैं अपने 8वें वाले क्वेश्चंस पर, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आज का 8वां। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर कितने मज़े आने वाले हैं, मज़े तभी थे लेकिन अब और मज़े आने वाले हैं। अब मज़े आने वाले में देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 8 कि वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र
वेक्टर ई इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, तो मैं ई को लिख दूँ, ई इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको दोस्तों, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, ये वेक्टर ई दिया हुआ है। में रखे पृष्ठ, जो पृष्ठ रखा गया दोस्तों वह वेक्टर ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको कि 10j कैप से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर आएगा। दोस्तों कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर आएगा, कितना एग्जीक्यूशन से ये फ्लक्स, दोस्तों फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स पे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझो दोस्तों। वैद्युत फ्लक्स की डिफिनीशन दोस्तों आपके एग्जाम में कभी पूछी नहीं जाती। फ्लक्स का सिंबल होता है फाई ई को याद करने के लिए दो तरीका है। पहला कि कोई काल्पनिक पृष्ठ है, उस काल्पनिक पृष्ठ से कितना वैद्युत बल रेखा होकर गुजरे उसी को बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। किसी काल्पनिक पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं होकर के गुजर रही हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं, पहली डिफिनीशन। दूसरी डिफिनीशन दोस्तों कि फाई ई का फार्मूला होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, वैद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये परिभाषाएं इंपॉर्टेंट नहीं हैं, ठीक, इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसका एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट इंपॉर्टेंट है। ई का हमने 2 यूनिट बताया है, पहला यूनिट बताया आपको न्यूटन पर कुलाम, दूसरा हमने बताया है वोल्ट पर मीटर। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो गुणा कर दोगे क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम पहला यूनिट। दूसरा यूनिट यहाँ दोस्तों अगर मीटर स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा वोल्ट मीटर। तो ये दोस्तों यूनिट इसके इंपॉर्टेंट हैं, यूनिट इंपॉर्टेंट हैं। यूनिट के साथ साथ दोस्तों इसका डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, तो अगर डायमेंशन यूनिट याद रहेगा, मतलब यूनिट अगर ये फार्मूला याद रहेगा, फार्मूले से यूनिट बना लोगे, यूनिट से डायमेंशन निकाल सकते हो। न्यूटन का mLt-2, मीटर स्क्वायर का L2, कुलाम का AT, जब इसको रख दोगे क्या हो जाएगा mL3t-3a-1, डायमेंशन हो गया। बाकी ये वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि होती है, तो दोस्तों वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि होती है, और जितनी भी अदिश राशियाँ होती हैं उसको आप सिंपल तरीके से ऐड कर सकते हो, ठीक, इतनी बात। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, अगर दोस्तों कोई भी पृष्ठ है, उस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ आ रही हैं, तो बताओ उस पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है प्लस धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। दोस्तों वैद्युत बल रेखाएं बाहर तभी आएंगी जब अंदर धन आवेश हो, यानी प्लस चार्ज हो, प्लस चार्ज रहेगा तभी वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ आएंगे। इसका मतलब ये जो फ्लक्स है बाहर निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं से जो फ्लक्स बनेगा वो पॉजिटिव, और जो इंटर करेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे जो फ्लक्स बनेगा वो फ्लक्स हो जाता है नेगेटिव। यानी फ्लक्स आपका नेगेटिव भी, फ्लक्स आपका पॉजिटिव भी। पॉजिटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ आएंगी, और नेगेटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर करेंगी, ठीक ना। इतनी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डिफिनीशन को छोड़ करके जितना चीज़ें मैंने बताया सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक ना। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चंस आपका एकदम इजी है, 1 नंबर का, 1 मिनट से कम भी क्वेश्चंस का है, लेकिन मैंने उस क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं बताया, पहले थ्योरी को सब बताया। थ्योरी दोस्तों पढ़ा चुका हूँ, फिर भी थ्योरी को जितनी बार दोस्तों ये चीज़ आती है उतनी बार मैं आपको बताता हूँ। यही उद्देश्य है ताकि आप दोस्तों एक बार में बहुत सारी चीज़ों को सीखो, एक बार में बहुत सारी चीज़ों को सीखो, ये उद्देश्य को लेकर के मैं हर बार चीज़ों को बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से फ्लक्स का फार्मूला होता है सिंबल फाई ई, फार्मूला होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। वेक्टर ई की वैल्यू क्या है, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, डॉट वेक्टर ए की वैल्यू है 10j कैप। दोस्तों i इसमें है, i इसमें नहीं है तो 0 हो गया, j इसमें है, j इसमें भी है, 4 10 जा 40 हो गया, k इसमें है, k इसमें नहीं, इसका मतलब 0 हो गया। तो कितना आ गया आंसर, 40 वोल्ट मीटर, आंसर आ गया। तो जो इतना लाइन का केवल क्वेश्चन था ये। चलो बाद में क्वेश्चन नंबर 9, आज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों ये है कि यदि एक कूलाम का स्थिर वैद्युत आवेश 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है, तो किस पे स्थित है, घन के केंद्र पर स्थित है, तो घन के किसी एक फलक से बाहर आने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। तो दोस्तों घन का फिगर आप बहुत बार देखोगे, अभी ये वर्ग है, वर्ग पे एक और स्क्वायर बना दो, वर्ग पे एक और स्क्वायर बना दो, ये क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है। तो कह रहा है कि इस क्यूब के सेंटर पर, अगर सेंटर पर दोस्तों कोई चार्ज रहेगा, सेंटर पर अगर कोई चार्ज रहेगा तो उससे पास करने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा,
अगर सेंटर पर कोई चार्ज है तो उससे पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स वह हो जाता है फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम किसी भी बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। लेकिन दोस्तों अपने यहाँ पे ये क्या कह रहा है, तो घन के किसी एक फलक से, तो जो घन है जो क्यूब है उस क्यूब में कितने फलक कितने फेस होते हैं, तो 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं? 6। तो 6 से इतना पास किया, अपने को 1 से चाहिए। जो 6 फलक थे 6 फेस से ये जो पास किया है कितने से? 6 फेस से। 6 फेस से कितना पास किया है? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अपने क्या चाहिए? 1 फेस से। तो 1 फेस से चाहिए, एक फलक से चाहिए, तो क्या हो जाएगा? क्यू अपान 6 से डिवाइड कर दो, 6 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आंसर हो गया, क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। बताओ कितना इजी क्वेश्चन था। आप डायरेक्ट कहोगे कि गॉस के परमे से कि पूरे घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। चूँकि घन में 6 फलक होते हैं अतः 6 फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बस 6 से डिवाइड कर दो। ठीक है, चलो भाई आज का क्वेश्चन नंबर 10। आज का क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों ये है कि 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं, तो उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है? बताओ कितना बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। अभी जो मैंने आपको लॉजिक बताया कि अगर कोई भी पृष्ठ हो, कोई भी मान चलिए घन ही है, तो यहाँ पे कौन सा फिगर बात कर रहा है ये, मतलब किसी निश्चित आयतन, कोई शेप नहीं दिया, मान लो यही शेप है, इसमें कितनी अंदर जा रही हैं के क्षेत्र में भीतर जा रही हैं? 4500 भीतर जा रही हैं। जो भीतर जाएंगी माइनस में, तो जो भीतर जाएंगी माइनस में और जो बाहर निकलेंगी प्लस में। तो भीतर जा रही है 4500 माइनस में हो गई, 4500 माइनस में, बाहर कितनी निकल रही हैं? 2500 बाहर निकल रही है, 2500 प्लस में हो जाएगा। दोस्तों ये कितना आ जाएगा? 2000, और 2000 किस में आ जाएगा? माइनस में। ठीक, तो इतना ये क्या है? ये दोस्तों क्या है आपका? ये आपका फाई ई है। और आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता होता है 8.85 गुणे 10 की घाते -12। तो क्या पूछ रहा है? आवेश पूछ रहा है, क्यों आपसे पूछ रहा है। तो आप जानते हो गॉस की प्रमेय से फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। बताओ भैया यहाँ से क्यों क्या हो जाएगा? क्यू इक्वल टू हो जाएगा फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई ई की वैल्यू ये वाला, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये वाला, रख करके सॉल्व कर दोगे, अपने आप क्यों का आंसर आ जाएगा। अपने आप क्यों का आंसर आ जाएगा। तो देखा आपने कितना फ्लक्स में कितना बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है। फ्लक्स से दोस्तों बस यही, फ्लक्स में इतना चीज़ जानना है आपको कि अगर पृष्ठ है, पृष्ठ के अंदर वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं तो माइनस में, बाहर निकल रही हैं तो प्लस में। ठीक है, चलो भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर, आज का क्वेश्चन नंबर 11। आज का क्वेश्चन नंबर 11 जो दोस्तों मैंने आपके लिए चूज़ किया हुआ है वह क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। अब तो 11 मुझे लग रहा है तुम लोग दौड़ा के तुरंत कर दोगे, देखते ही कर दोगे। कह रहा कि यदि, अब इसको दोस्तों अपने आप करोगे, सामने क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है। यदि 17.7 पीको कुलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको 17.7 जो दिया है वह क्या दिया है? 17.7 पीको कुलाम। तो 17.7 गुणे 10 की घाते -12 कुलाम कर दोगे। क्यों दिया है? और जब क्यों दिया है तो पूरे घन के अगर केंद्र पर रखा है तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। एक फ्लक्स से चाहिए तो 6 से डिवाइड कर दो, इसको मैंने लिखा फाई ई डैश, तो क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। बस यहाँ पे क्यू की वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट वैल्यू पता है, 6 पता है, वैल्यू रख कर सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो अब आज का 12 जो क्वेश्चन नंबर आया है उसको मैं बताऊँगा नहीं भाई, 12 को मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 जो सामने आया है उसको भी बताने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर इसके बाद जो मतलब इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ अपने हिसाब से, बाकी इसमें क्वेश्चन नंबर मत देखो कि कौन सा क्वेश्चन नंबर चल रहा है। आज का जो मैं क्वेश्चन नंबर जो भी मैंने चूज़ किया हुआ है 10, 12, 13 जो भी हो उस सीरियल बाई मैं बोल रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने आ गया है उस वाले क्वेश्चन को क्या देख रहे हो कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व इतना कूलम मीटर है, तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भैया मैंने आपको फार्मूला बता के रखा हुआ है कि अगर कोई अनंत लंबाई का तार है तो अनंत लंबाई के तार के पास यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर। ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में आपको रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा दिया हुआ है, कितने डिस्टेंस पर आर भी दिया हुआ है,
1/4πε0 की वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁹ सब वैल्यू पता है, रख दो मुस्कुरा के, अपनी आप आंसर निकल के आएगा। कर लेगा ना, कर लेना भाई इसको दोस्तों करना है आपको। अगला क्वेश्चन, धातु की बड़ी पतली दो प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर रखी हैं। धातु की दो बड़ी पतली, थोड़ा उसको मैं हल्का सा सॉल्व करूं, बाकी आप इसको पूरा कर लोगे। जो देखो बढ़िया क्वेश्चन थे, मैंने उसको सबको बढ़िया से किया, बाकी इधर इतने इजी क्वेश्चन थे कि मैं तुरंत आपको छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो कह रहा है धातु की बड़ी पतली दो प्लेटें, दोस्तों ये धातु की पहली प्लेट हो गई या धातु की दूसरी प्लेटें हो गई। धातु की बड़ी पतली दो प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं, है ना, समीप और समांतर, पास में हैं और क्या है, समांतर हैं, बड़ी समीप और समांतर हैं। आगे कह रहा है प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व दोस्तों होता है सिग्मा। सिग्मा अपने को दिया है, कितना दिया है 1.777 गुणे 10⁻⁻11 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तथा विपरीत चिन्हों का है, विपरीत चिन्ह है मतलब एक पर अगर दोस्तों प्लस चार्ज है, अगर एक पर जितना प्लस चार्ज है तो दूसरे पर उतना क्या रहेगा, माइनस चार्ज रहेगा। तो कह रहा है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, प्लेटों के बीच में यहाँ पे। अब दोस्तों ये फार्मूला होता है E = σ/ε0। अगर ये फार्मूला नहीं याद है तो आपको गॉस की प्रमेय में ये जरूर हमने आपको डेरिवेशन कराया है कि अनंत विस्तार की कोई समतल आचालक चादर, ऐसे आपको हेडिंग नहीं होगी, अनंत विस्तार की कोई समतल आवेशित आचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता = होता था σ/2ε0। ये फार्मूला कैसे भूल सकते हो भैया, ये कभी हो ही नहीं सकता, आप इसको भूल जाओ। = σ/2ε0 इसका डेरिवेशन, ये फार्मूले का डेरिवेशन ही वेरी इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले का डेरिवेशन ही वेरी इंपॉर्टेंट है, सब करा के रखा हूँ। अगर आप नहीं जुड़े हो तो जा कर के देखो, नई प्लेलिस्ट बनी है रिवीजन बैच विजय पथ नाम की सीरीज जो चल रही है, उसी वाले प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, ये सब फार्मूले का डेरिवेशन मैंने कराया है और इसको बताया है कि ये आपके एग्जाम के लिए है भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना। तो ये फार्मूला आपने निकाला है, मान चलो दिमाग से ये फार्मूला आप भूल गए हो तो ये फार्मूले को निकाल सकते हो कि अब प्लस चार्ज है प्लस से दूर, माइनस चार्ज है तो माइनस की ओर, दोनों को ऐड करोगे ये फार्मूला निकल के आएगा। अब ये फार्मूला जब निकल के आएगा, बताओ ये वैल्यू गिवन है, ε0 तो पता ही है, ये वैल्यू गिवन है, ε0 पता है, बस वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। इतना ईजी और क्या चाहिए मेरे भाई, इससे ज़्यादा ईजी बताओ दोस्तों आपको मिल सकता है क्या, कुछ नहीं है। बस देखो लाइन क्वेश्चन का 4 लाइन का आंसर, मुश्किल से 2 लाइन का, बस ये रखो वैल्यू, ε0 वैल्यू रखो, आंसर निकाल दो, मुस्कुरा दो, हो गया ना। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने जितना भी क्वेश्चंस कराया है, जान लो अभी क्वेश्चन कम ही हैं, ऐसा नहीं है कि हमने बहुत क्वेश्चन करा दिया है और उसी क्वेश्चन को, इतने क्वेश्चन करने के बाद आप एकदम उड़ने लगो। क्वेश्चन दोस्तों कम है, लेकिन फिर भी आप कम को और कम मत कर देना कि इतना, मतलब जो हमने बताया कम खुद है, इसको इतना ना करो कि इतना ही ना तैयार करो। अगर आप दोस्तों इतना नहीं कर सकते तो यकीन मानो कि आपका जो भी 50+ स्कोर करने का जो टारगेट है, आप उस टारगेट की तरफ अग्रसर नहीं है। अगर जितना मैं क्वेश्चन कराया हूँ उतना क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो, ठीक ना। अगर दोस्तों जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उतना आप क्वेश्चन बढ़िया से कर लिए, थ्योरी सब कुछ मेंटेन कर लिए, तो अभी चैप्टर ये 1 का अभी एक वीडियो और आपको, ये चैप्टर 1 का हो गया है, चैप्टर 2 का हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों का डेरिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कंप्लीट कराया है, और ये चैप्टर 1 का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो गया है। अब चैप्टर 2 का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आएगा, उसमें भी दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन लेकर आएँ, 10 से 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, और उसी क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, केवल उसी क्वेश्चंस को रिवीजन करना है और अदर क्वेश्चंस को ध्यान नहीं देना है, ठीक ना। हाँ, तभी टाइम दीजिए जब आपके पास टाइम हो, बाकी इतने क्वेश्चंस को दोस्तों ज़रूर तैयार करिए आप। उसके बाद देखो PYQ जब हम कराएंगे लास्ट में, इसी जनवरी के लास्ट में, तब आप देखेंगे कि हाँ PYQ से कितने सारे क्वेश्चंस आपके फंस रहे हैं, अपने आप फंस रहे हैं, ठीक है। लेकिन जितना दोस्तों कराते जा रहे हैं उतना आप एकदम ईमानदारी के साथ करते रहिए। तो आज की क्लास यहीं तक रखें, ठीक है। कोई भी दिक्कत दोस्तों परेशानी आ रही है न्यूमेरिकल लगाने में, तो उस दिक्कत परेशानी को आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, कहाँ पे दिक्कत आ रही है वो भी बताइए, क्या चीज़ अच्छा लगा वो बताइए, क्या नहीं अच्छा लगा वो भी बताइए।
ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही बड़े ईमानदारी के साथ, बड़े जोश और जुनून के साथ पढ़ाई को करते रहिए, और जो भी आप टारगेट रखे हैं कि अब की बार फिजिक्स में 50 प्लस या 60 प्लस या 70 में 65 प्लस लेकर आने का जो टारगेट है, उस टारगेट को बिना किसी को बताए अपने मन में सोच करके ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहिए। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको बाय बाय, राधे राधे।